नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। और लंबे टाइम तक जो है क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से जो है क्लास समय पर नहीं हो पाई है। लेकिन अब जो है फिर से क्लास जो है रेगुलर रहेंगी। और आपने जो कमेंट किए थे वो मैंने देखे थे, और मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है क्लास को बहुत ध्यान से देख रहे हो और आप लोगों को क्लास जो है बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से जो है क्लास को पूरा देखते रहें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछते रहें। और अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है राष्ट्रपति। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो, जैसे भारत का संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान है, उसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, 22 भाग है। 22 भाग हैं और 12 क्या है, अनुसूचियाँ। 12 अनुसूचियाँ। तो ये जो 22 भाग हैं, इसमें भाग संख्या 1 में क्या लिखा हुआ है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, 1 से 4। दूसरे में क्या है, दूसरे में लिखा हुआ है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता कहाँ से कहाँ तक बताई गई है, 5 से 11 तक। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक बताए गए हैं, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, उसके बाद भाग 4 में क्या है, टीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51। अब भाग 5 आता है। कौन सा आता है, भाग 5। ठीक है, भाग 5 में क्या लिखा हुआ है, संघ। भाग 5 में क्या लिखा, ओनली संघ लिखा हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार नहीं लिखा हुआ वहाँ पे, केंद्र सरकार तो अपन बोलते हैं, ठीक है, हम बोलचाल की भाषा में। यहाँ क्या लिखा हुआ है, संघ। ठीक है, अब ये संघ कहाँ से कहाँ तक है, 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो 52 से लेकर के 58 तक संघ की कार्यपालिका, क्या लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। ठीक है, उसके बाद में 79 से लेकर के 123 तक क्या है, विधायिका। ठीक है, उसके बाद में क्या है, विधायिका। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से कहाँ तक है, 124 से लेकर के 147 तक। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सीएजी। ठीक है, महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, क्या 148 से लेकर के 151 तक। तो आपको इतना समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में क्या लिखा हुआ है, संघ। और संघ के अंतर्गत क्या आता है, संघ की कार्यपालिका, कहाँ से कहाँ तक, 52 से 78 तक। उसके बाद में विधायिका, 79 से 123 तक। उसके बाद में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। उसके बाद में क्या है, सीएजी। सीएजी कहाँ से कहाँ तक है, 148 से लेकर के 151 तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो है इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, संघ की कार्यपालिका। ये जो भाग 5 है इसको पढ़ेंगे पूरा, यह आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार इसको समझ लो, फिर मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। ठीक है, इसको समझने के बाद जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाग 5 में क्या है, देख लिया। अब हम बात करें संघ की कार्यपालिका की। ठीक है, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका के अंदर एक सबसे पहले तो आता है राष्ट्रपति। क्या आता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अपने सिलेबस में लिखा हुआ है राष्ट्रपति और उसके आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, संघ की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति। क्या आता है, उपराष्ट्रपति। उसके बाद में क्या आता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, मंत्रिपरिषद। और क्या आता है संघ की कार्यपालिका में, उसके बाद आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी। ठीक है, अब कुछ समझ में आया।
संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या लिखा हुआ है? संघ। और संघ में क्या है? संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेकर के 78 तक। और क्या है भाग 5 में? विधायिका। उसके बाद क्या है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या है? सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। उसके बाद में संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अब एक नज़र जो है आपके सिलेबस पे डालते हैं। ठीक है। ये अपना सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो भारतीय राज्य व्यवस्था लिखी हुई है उसका जो है सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या है? सबसे पहले भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। अब इसमें देखो, भारतीय कार्यपालिका, ठीक है, फिर है विधायिका, उसके बाद न्यायपालिका। इनका क्या पढ़ना है? संगठन, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था? भारतीय संविधान का भाग 5। ठीक है। भाग 5 में क्या लिखा हुआ है? संघ। और संघ में क्या क्या आता है? अभी अभी मैंने बताया था। सबसे पहले क्या आता है? संघ की कार्यपालिका। ठीक है। तो कार्यपालिका हम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? विधायिका। संघ अभी बताया था, संघ की कार्यपालिका में फिर विधायिका आती है, फिर क्या आता है? न्यायपालिका। ठीक है। अभी देखो अभी क्या क्या आता है इसमें। सबसे पहले मैंने बताया था संघ की कार्यपालिका, फिर बताया था विधायिका, फिर सर्वोच्च न्यायालय और फिर कौन आता है? सीएजी। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अब आप सिलेबस को देखिए। तो ये पूरा भाग 5 हो गया संविधान का। इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका और न्यायपालिका हमने पढ़ लिया पहले ही। ठीक है। अब इसमें देखिए उसके बाद में क्या लिखा हुआ? भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन और आपातकालीन शक्तियाँ। तो जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन भी पढ़ेंगे और आपातकालीन शक्तियाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक से ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियाँ। तो अभी अभी मैंने बताया था कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का भाग कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो जब हम संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो किसको पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। मतलब ये टॉपिक है, इसी का क्या है? ये भाग है। ठीक है। उसके बाद में संसद, लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? संघ के जो भाग 5 है उसमें संघ लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने बताया था कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद में क्या है? विधायिका। तो ये क्या है? विधायिका का पार्ट। ठीक है। तो और सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा हो गया है, विभिन्न आयोग भी हो गए। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 2-4 दिन में जो है इसको कंप्लीट कर देंगे, संघ की कार्यपालिका को। संघ की कार्यपालिका कंप्लीट होने का मतलब है आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो ही चुका है। तो जैसे संघ की कार्यपालिका खत्म होगी अगले 4-5 दिनों में आपका सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं और लास्ट में पढ़ेंगे भारत में निर्वाचन। ठीक है। तो आने वाली 5-7 क्लासों में जो है आपके जो है ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति में दोनों चीज़ें देख लेंगे, निर्वाचन भी और शक्तियाँ भी। ठीक है। और राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। तो अब चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में जो मोटा मोटा वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई संविधान के भाग किसमें? 5 में। संविधान के भाग 5 में। ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है। उसमें संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। ठीक है। ये सभी किस में शामिल होते हैं? संघ की कार्यपालिका में। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं और कौन कौन नहीं होते। ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है भारत का। ठीक है। और ये एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का क्या है? प्रतीक है। ठीक है। ये आ सकता है आपके कथनों वाले जो प्रश्न है उसमें ये आ सकता है। अब क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 में, 52 में क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका क्या तात्पर्य है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
इसका मतलब है कि भारत का जो प्रथम नागरिक है, वो भारत का जो राष्ट्रपति है वो हमेशा होगा, भले कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो जो सीट है वो कभी भी खाली नहीं रहेगी, उस पर कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहेगा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति हमेशा होगा, भले ही कोई सा भी कैसी भी परिस्थिति हो, राष्ट्रपति हमेशा होगा। तो आर्टिकल 52 का क्या मतलब है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, संघ की समस्त कार्यपालिका, अभी हमने पढ़ा था कार्यपालिका में कौन कौन आता है। ठीक है, वो सभी उसकी जो सभी शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। और राष्ट्रपति क्या करेगा? या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों की सहायता से उन शक्तियों का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में, अनुच्छेद 53 में। क्या करेगा? राष्ट्रपति में निहित होंगी, पहली बात। दूसरा, उनका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या फिर क्या करेगा? अधीनस्थों की सहायता से करेगा। यहाँ स्वयं का क्या मतलब है? स्वयं करेगा मतलब कुछ शक्तियाँ उसकी सविवेक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, उसकी सविवेक शक्तियाँ हैं, उनका वो प्रयोग करेगा। और अथवा अधीनस्थ, अधीनस्थ अधिकारियों का क्या मतलब है? अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है मंत्रिपरिषद। ठीक है, आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से क्या करेगा? मंत्रिपरिषद की क्या करेगा? गठन करेगा। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा मंत्रिपरिषद। तो यहाँ अधीनस्थों से क्या तात्पर्य है? मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में जो है शक्तियाँ सारी राष्ट्रपति के पास होती हैं, तो राष्ट्रपति स्वयं करेगा या अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। तो सर्वोच्च कौन है अपने भारत में? राष्ट्रपति। लेकिन अभी देखो एक अनुच्छेद और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 74, उसमें ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये जो बात है, ठीक है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 74 में। ठीक है, उसके बाद जब 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अपने राष्ट्रपति, और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब राजेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि भाई राष्ट्र संविधान में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो है मैं आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, आप मुझे सलाह दे सकते हो। ठीक है, तो सलाह मानने के लिए मैं राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी नहीं है। तो वहाँ पे जब विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास गई बात। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो बात है ये भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, तो इसमें ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है एक नाममात्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये बात जो है सेल्फ अंडरस्टूड है कि भाई संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है जो प्रमुख होता है, वास्तविक जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया? 42वें संविधान संशोधन के बाद में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर एक बात लिख दी, 74(1) में एक बात ऐड कर दी कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह को मानने के लिए क्या है? बाध्यकारी है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक बात ऐड कर दी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जब 1975 में आपातकाल लगाया गया तो जो जनता दल है उन्होंने जनता के बीच में जाकर के ऐसे बोला कि भाई आप जो है हमें जिताओ चुनाव में, जब हम जीत हासिल करके आएंगे तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो भी ऐसे गैर संवैधानिक कार्य किए गए हैं, ठीक है, हम उनको जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जो 42वें संविधान संशोधन किया गया है उसमें भी हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 1978 में जो है जनता दल, मोरारजी देसाई, ठीक है, प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। ठीक है, और ये इन्होंने किया 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, 1978 इन्होंने किया 44वां संविधान संशोधन। अब प्रधानमंत्री वो ऐसे तो कैसे लिख दे, क्योंकि अब खुद कौन है? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है। तो अगर वो ऐसे लिख देंगे कि जो है बाध्यकारी नहीं है,
राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो फिर मोरारजी देसाई की बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसलिए उन्होंने, लेकिन कुछ तो सुधार करना पड़ेगा क्योंकि उसी के दम पे वो जीते हैं चुनाव में। ठीक है, जनता को बोला था कि भाई हम सुधार करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है यहाँ पर एक बात ऐड कर दी कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। समझ गए, मतलब वो इतना कह सकता है कि एक बार फिर से विचार कर लो आप, अगर आपको उचित लगे तो। लेकिन अगर वापस भेज दिया, पुनर्विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद ने उसी प्रस्ताव को वापस भेजा है, तो अब राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, उसको जो है अनुमति देनी पड़ेगी। तो 42वें संविधान संशोधन से बाध्यकारी किया गया, और 44वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया कि एक बार जो है सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है। 74(2) में यह लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है, सलाह दी गई है या नहीं दी गई है, किस प्रकार से दी गई है, फ़ोन करके बताया है या लिख के बताया है या फिर मीटिंग करके बताया है, इस बात की कोई भी जो है जांच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में जो है इस बात की जांच नहीं हो सकती कि सलाह दी है या नहीं दी है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है, तो इसके दो कारण हैं। ठीक है, पहला कारण तो यह है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्री होते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो उनके जो कार्य होता है गोपनीयता से रिलेटेड होता है, और वो जो भी बात होती है उसको हर किसी को नहीं बता सकते जब तक आवश्यक नहीं हो। ठीक है, अगर अगर मान लो इसकी जांच हो कि सलाह दी थी या नहीं दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी। ठीक है, वहाँ ओपन में सुनवाई होती है, काफ़ी लोग बैठ रहे थे, तो बात तो लीक हो जाएगी। ठीक है, हर किसी को पता चल जाएगी, और जो संबंधित जैसे देश है पाकिस्तान में भी बात जा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से गोपनीयता की शपथ लेते हैं, इसलिए जो क्या सलाह दी है क्या नहीं दी है इसकी जांच नहीं होती है। और दूसरा इसमें है आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कार्यपालिका और जो न्यायपालिका उसके अंतर्गत क्या होगा, सेपरेशन होगा, शक्ति पृथक्करण होगा। ठीक है, ये इसके काम में ताकाझाकी नहीं करेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है इस कार्यपालिका के काम में दिक्कत नहीं करेगा, और कार्यपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मामले हैं उनमें दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 74(2) में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है इसकी जांच नहीं हो सकती। अब आगे देखते हैं, अब आगे है आर्टिकल 54। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, ठीक है, वोट कौन कौन देगा, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो सबसे पहले तो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जैसे सांसद हैं, एमएलए हैं, वो भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, उसके बाद में अर्थात जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है और कौन कौन नहीं होता है, ये जो है आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये फेवरेट जगह है, यहाँ से राष्ट्र जो है आरपीएससी प्रश्न पूछती है, तो आप जो है इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन शामिल नहीं होगा। तो सबसे पहले संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इसके केवल निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, निर्वाचित, और देखो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनीत होते थे, लेकिन अब उनको 104 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। लेकिन अब मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते, निर्वाचित ही क्यों लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मनोनीत सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति, और जिस व्यक्ति ने उनको मनोनीत किया है, ठीक है, वो वोट किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। तो शामिल करना और नहीं करने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो केवल कौन, निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में राज्य की विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं, अपने एमएलए होते हैं, वो उनके जो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली,
2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ये प्रावधान कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के 370 धारा हटाई गई है, उसके बाद ये प्रावधान किया गया था कि वह दिल्ली की तरह शासन प्रणाली होगी। अभी वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर विधानसभा गठन नहीं किया गया है। जब विधानसभा गठन किया जाएगा तो उसके सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संशोधन। ठीक है, तो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये कब जोड़ा गया? 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप ये ध्यान रखना। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं उनको क्या किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया कौन कौन शामिल होगा निर्वाचक मंडल में। अब हम देखते हैं कौन कौन शामिल नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन शामिल नहीं होगा? तो पहला तो संसद के मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? वह जिसने मनोनीत किया है वो उसी को वोट देंगे, तो मतलब है नहीं। ठीक है, उसके बाद में राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद में राज्य विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग नहीं लेंगे। राज्य विधान परिषदों को जो है शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधान परिषद जो है उनके सदस्यों को इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि भारत में प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अगर इनको शामिल करेंगे तो फिर सभी राज्य जो है विधान परिषद बनाने की मांग करेंगे अपने अपने। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के भी मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, केवल निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। उसके बाद में राष्ट्रपति निर्वाचन के समय अगर कोई सभा भंग हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, मान लो कोई राज्य है, उस समय पर जब राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है या फिर वहाँ की विधानसभा वो भंग हो चुकी है। ठीक है, स्पष्ट बहुमत नहीं है और राज्यपाल ने भंग कर दी, कोई भी कारण रहा हो, इस वजह से अगर वो भंग हो गई है, कोई भी विधानसभा भंग हो गई है, तो उसके जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में है भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आर्टिकल 54 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में एक तो चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होगा, दूसरा निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन शामिल नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें देखो, जो सदस्यों के द्वारा मतदान है वो कहीं पर भी किया जा सकता है। ठीक है, संबंधित राज्यों में या फिर दिल्ली में। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई विधानसभा के सदस्य भी भाग ले रहे हैं और जो संसद है उसके सदस्य भी भाग ले रहे हैं, तो इनका चुनाव कहाँ होता होगा, निर्वाचन कहाँ होता होगा? तो जो है सदस्यों का मतदान कहीं पर भी किया जा सकता है, या तो संबंधित राज्यों में करवा लेंगे या फिर दिल्ली में करवा लेंगे। ठीक है, तो दोनों जगह पर मतदान किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या होगी? अभी हमने देखा था निर्वाचक मंडल, अब हम देख रहे हैं निर्वाचन पद्धति, किस तरीके से जो है एक विधि क्या होगी कि उसका चुनाव करवाया जाए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो 55 अनुच्छेद 55 है, 55(1) में क्या लिखा हुआ है? ये जो है डायरेक्ट जो संविधान की प्रतिलिपि है या फिर जो बेयर एक्ट है वहाँ से इसको लैंग्वेज को वहाँ से उठाया गया है और उसको बाद में हम समझेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं। तो 55(1) में क्या लिखा हुआ है? जहाँ तक संभव हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता या समरूपता होगी। ठीक है, मतलब जहाँ तक संभव हो तो ये देखा जाएगा कि प्रत्येक राज्य, ठीक है, उसमें एक रूपता या समरूपता हो। ठीक है, देखो वैसे तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है और वो जनसंख्या के अनुसार ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक राज्य को समरूप मतलब एक समान रखा जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, फिर है 55(2), इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होगा। ठीक है, समान रूप में करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में संघ एवं राज्यों में समानता होनी चाहिए, इसलिए
संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, इसमें मतों की संख्या नहीं होती, मत मूल्य होता है, ठीक है। मत मूल्य की गणना के लिए सूत्र दिया है, ठीक है। 55(1) में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्यों में जहाँ तक संभव हो क्या करेंगे, प्रत्येक राज्यों में समरूपता होगी, एक रूपता होगी, और प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा। अब ये सब किस तरीके से होगा, तो इसके लिए इन्होंने सूत्र दिए हैं। जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उनका मत मूल्य निकालने के लिए, और जो सांसद होते हैं उनका मत मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी कैलकुलेशन हम देखेंगे, और जब लास्ट में उनका उसका रिजल्ट देखेंगे तो जो है लगभग लगभग समान आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले विधायक के मत मूल्य, विधायक का जो मत मूल्य होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य के, पहले तो राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या, उसमें भाग किसका देंगे, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है। कुल जनसंख्या में निर्वाचित सदस्यों का भाग देंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, 1/1000 से गुणा कर देंगे, मतलब 1000 का भाग। अब यह 1000 का भाग क्यों दिया गया, ठीक है। अब इसमें देखो, जनसंख्या है ज़्यादा, निर्वाचित सदस्य क्या है, कम है। अब इसमें भाग देंगे तो संख्या बहुत बड़ी आएगी, ठीक है। तो उस संख्या को छोटी करने के लिए, ठीक है, भाई गणना में आ जाए, हर किसी को समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, 1000 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ जो जनसंख्या का जो आधार है, अब देखो, देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से क्या जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, भारत की जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ रही है, और ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में जो चाइना को भी फेल कर देगा, पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, और ये कौन से, देखो, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या बढ़ रही है, और दक्षिण भारत वालों में वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या को। एक दो हम, वो नारा था ना, हम दो हमारे दो, ठीक है, तो वो उसका भली भांति से प्रयोग मतलब पालन कर रहे हैं, और जो उत्तर भारत वाले यूपी बिहार, ठीक है, वो जनसंख्या में आगे चले जा रहे हैं। तो अगर जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या को लिया जाए तो जनसंख्या उत्तर भारत वालों की ज़्यादा है और दक्षिण भारत वालों की कम है। तो इस वजह से दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्होंने विरोध किया कि भाई हम तो जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, आप जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हो। जनसंख्या बढ़ेगी तो आपका प्रतिनिधित्व का बढ़ेगा, आपके एमएलए और सांसद का जो मत मूल्य बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आप जो है आप ही राष्ट्रपति को चुन लोगे, राष्ट्रपति को बना दोगे, ठीक है। हमारे तो मत मूल्य कम हो जाएंगे, हमारे वोट देने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि भाई आप एक काम करो, ये जो जनसंख्या, या तो इनको भी बोलो कि भाई जनसंख्या कंट्रोल की जाए, या फिर हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब दक्षिण भारत के राज्यों ने विरोध किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, ये जो जनसंख्या का जो आधार है ये हम वर्तमान में लेकर के 1971 की जो जनसंख्या है उसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है, राज्य की कुल जनसंख्या, वो कौन से ईयर की है, 1971 की, ठीक है, 1971 की जनसंख्या को लिया गया है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अभी तो हम 1971 की जनसंख्या प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन 24वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक इसी जनसंख्या का प्रयोग करेंगे, 1971 वाली जो जनसंख्या है उसी का हम प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, क्या पता इसको और आगे बढ़ा दें, ठीक है। पहले ये 2000 तक थी, फिर 2026 कर दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है 2026 के बाद, ठीक है। तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा कहाँ तक, 2026 तक जनसंख्या का आधार क्या रहेगा, 1971 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होने के कारण विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य भी उसी अनुपात में निर्धारित होता है। भाई जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है, अभी हमने देखा ना ये सूत्र, अभी इस सूत्र में देखो जनसंख्या में भाग लगा रहे हैं एमएलए का, जनसंख्या अधिक होगी एमएलए अधिक होंगे, ठीक है, और एमएलए अधिक होंगे मत मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से जनसंख्या अधिक होगी तो उसी अनुपात में, उसी अनुपात में क्या होगा, उसका मत मूल्य भी होगा, ठीक है। तो वह उस देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में करेगा, ठीक है। अब इस विधि में हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, ऊपर जनसंख्या लिखी, नीचे निर्वाचित एमएलए हो गए, और 1/1000 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 1000 का भाग लगा दिया। उसके बाद में जो आएगा, जो शेषफल आएगा, वो अगर 500 से अधिक है, जो शेषफल आएगा भाग देने के बाद में, वो अगर 500 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक सदस्य के जो मत मूल्य है उसमें संख्या में क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर ये 500 से कम है, शेषफल 500 से कम है, तो हम क्या करेंगे,
उसको गिना नहीं जाएगा, ठीक है, उसको नगण्य कर दिया जाएगा। तो ये बात। उसके बाद में इस सूत्र के अनुसार राजस्थान का जो विधायक का जो मत मूल्य है वो कितना है, 129। राजस्थान के विधायक, एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 129। ये आप याद रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद में राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य 200 को गुणा कर दो 129 से। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं राजस्थान में। 200 को गुणा कर दिया 129 से, कितना आ गया, 25,800, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करके लाया हूँ, पूरा आपको मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। तो मिस्टेक हो तो मुझे भी कमेंट करके बता देना। राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य कितना है, 25,800। और एक विधायक का मत मूल्य कितना 129, ठीक है। उसके बाद में देखिए सर्वाधिक विधायक मत मूल्य कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, कितना है, 208। अभी हम बात कर रहे थे, और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्होंने भी इसीलिए विरोध किया था, क्योंकि जो मत मूल्य है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है, ठीक है। तो इस वजह से देखो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो मत मूल्य भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से 1931 जनसंख्या जो है वहाँ पे रखी गई है। उसके बाद न्यूनतम विधायक मत मूल्य कहाँ का है, सिक्किम का, कितना है, 7। ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि न्यूनतम विधायक मत मूल्य किसका है, सिक्किम का, कितना है, 7। और अधिकतम किसका है, यूपी का, कितना है, 208। अब हम देखते हैं सांसद का मत मूल्य। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप देखो देखिए। हाँ, तो सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। विधायक का मत मूल्य देख लिया, राजस्थान के विधायक का मत मूल्य कितना है, 129। टोटल कितना है, 25,800। सर्वाधिक किसका है, उत्तर प्रदेश का, 208। सबसे न्यूनतम किसका है, सिक्किम का, कितना है, 7, ठीक है। अब हम देखते हैं सांसद के मत का मूल्य। सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए इन्होंने क्या सूत्र दिया है कि सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य का योग, ठीक है। सभी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य के जितने विधायक हैं उनका मत मूल्य निकालेंगे, उनको जोड़ेंगे, और जोड़ के उसमें किसका भाग देंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, ठीक है। वो कितनी हो गई, देख लो, 543 तो लोकसभा में हो गई और 233 किस में हो गई, राज्यसभा में। तो उसका इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त संख्या में आधे से अधिक प्राप्त शेषफल, अगर शेषफल जो है इस संख्या से आधे से अधिक आता है, इसमें भाग दिया और इसकी संख्या से आधे से अधिक आ गया, तो उसको क्या करेंगे, उसको एक गिन लेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर आधे से कम है तो उसको नगण्य कर देंगे, ठीक है। शेषफल अगर क्या है, आधे से कम आता है तो उसको क्या कर देंगे, नहीं गिना जाएगा, नगण्य माना जाएगा, ठीक है। वही उसमें देखा था 500 से अधिक है तो एक गिन लेंगे, 500 से कम है तो नगण्य। अब एक सांसद के मत का मूल्य कितना है, 708। एक विधायक के मत का मूल्य कितना है राजस्थान में, क्योंकि जो विधायक हैं प्रत्येक राज्य में अलग अलग मूल्य है, ठीक है, अलग अलग जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। लेकिन सांसद जो है वो तो पूरे देश, जो लोकसभा है और राज्यसभा में जो बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, सांसद, एमपी, तो वो तो पूरे देश के, तो उनका एक सांसद के मत का मूल्य कितना है, 708, ठीक है। लेकिन प्रत्येक राज्य में विधायक के मत मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक सांसद का मत मूल्य 708 हो गया। अब 16वां जो राष्ट्रपति चुनाव है, जब 16वें राष्ट्रपति निर्वाचन हुआ था 2022 में, तो एक सांसद का मत मूल्य कितना था, 700 था। यह आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। 708 तो सभी को पता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि 16वें राष्ट्रपति निर्वाचन द्रौपदी मुर्मू बनी थी राष्ट्रपति अपने, तो उस दौरान 2022 में एक सांसद का मत मूल्य 700 था। क्यों था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अनुपस्थिति, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, एक सांसद का मत मूल्य कितना था, तो उस टाइम पे 700 था, अब कितना है, 708, ठीक है। अब देखिए इस चुनाव में कुछ विशेष बातें। इस चुनाव में चुनाव अधिकारी जो है वो राज्यसभा के कौन थे, पीसी मोदी। जो राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव होते हैं वो बारी बारी चक्रीय क्रम से जो है चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया, 5,43,231, ठीक है। सभी राज्य की विधानसभाओं के
ठीक है, मतलब एमएलए जितने भी हैं उनके जो मत है, मत मूल्य है, उनका टोटल कितना हो गया, 5,43,231। अब जब हम सांसदों का मत मूल्य देखेंगे वो भी लगभग इतना ही आएगा। तो आर्टिकल 55(1) में क्या लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य में समतुल्यता बरती जाएगी और सांसद और जो वो विधायक है उनके लगभग लगभग क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो प्रत्येक निर्वाचित संसद सदस्य का मत मूल्य कितना है। ठीक है, तो अभी फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, जब सूत्र देखा था तो उसमें देखा था कि ऊपर तो क्या लिखेंगे, सभी राज्यों के जो विधायक हैं उनका मत मूल्य का योग लिखेंगे और नीचे भाग किससे देंगे, भाग किससे देंगे, जो टोटल अपने क्या है सांसद है उससे भाग देंगे। टोटल कितने हो गए, 776। ठीक है, अब देखो 776 कैसे हुए, लोकसभा में देखो टोटल तो 552 होते हैं, उसमें से 545 थे, लेकिन दो जो है एंग्लो इंडियन वो नियुक्त करना बंद कर दिया है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 543। अब बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में टोटल कितने होते हैं, 250। ठीक है, उसमें से कितने हैं, 245, और उसके अंदर 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो कितने बच गए, 233। तो ये कितने हो गए, 776। ठीक है, तो 776 का हमने भाग लगाया तो कितना आ गया मत मूल्य, 700। ठीक है, अब देखिए सभी निर्वाचित संसद सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना है, 700 गुणा 776। एक का कितना है 700 और टोटल कितने हैं 776, दोनों को गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 5,43,200। ठीक है, अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ भी तो नहीं है 5,43,231, और यहाँ भी क्या है 5,43,000, मतलब लगभग लगभग सेम है। उसमें ये लिखा हुआ था जहाँ तक संभव हो। ठीक है, अब आगे देखिए, सभी मतदाताओं के वोटों का कुल मूल्य कितना हो गया, ये तो हो गया विधायकों का। ठीक है, और ये कितना हो गया, सांसदों का, टोटल कितना हो गया, 10,86,431। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में मुझे नहीं लगता कितना पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप समझ लो, क्या पता पूछ ले तो आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 55(3) में क्या लिखा हुआ। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि जो निर्वाचन पद्धति है, ठीक है, उसके अंतर्गत राज्यों का जो है क्या कितना प्रतिनिधित्व रहेगा, कितना मत मूल्य रहेगा, सांसदों का कितना रहेगा, ठीक है, राज्यों का कितना रहेगा, एक एमएलए का कितना रहेगा, वो हमने देखा कि निर्वाचक मंडल में जो शामिल व्यक्ति है उसको एक मत का कितना मूल्य होगा, वो देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन सी पद्धति होती है। ठीक है, किस तरीके से विजयी होता है, किस तरीके से वोट डलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 55(3) में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होगा, पहली। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, ये हम दोनों अब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि मतों का एक निश्चित प्रतिशत, निश्चित भाग जो है वो प्राप्त करना होता है। ठीक है, जैसे कि बहुमत मान लो, जैसे 100 में से बहुमत कितना होगा, 51 होगा, 50 + 1 होगा। तो जो व्यक्ति आनुपातिक रूप से, ठीक है, 55% जो न्यूनतम कोटा, 51 तो लाने पड़ेंगे जीतने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो मतों का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं, कोटा बोलते हैं। ये क्या हो गया, न्यूनतम कोटा हो गया 50% + 1, इतना तो लाना ही पड़ेगा। 50% + 1 मतलब 51 तो लाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, न्यूनतम कोटा हो गया राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी हासिल करने के लिए। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या दिया है, कैपिटल एन, ठीक है, प्लस स्मॉल एन प्लस 1 और उसके बाद में +1। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन +1 और +1। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, कुल मत मूल्य। ठीक है, मान लो 100% है, कुल मत मूल्य कितना है, 100%। उसके बाद में स्मॉल एन क्या है, पदों की संख्या। स्मॉल एन क्या है यहाँ पे, पदों की संख्या। अब यहाँ पर पद कितने हैं, एक ही पद है राष्ट्रपति के लिए, एक ही पद है ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया +1। ठीक है, ये 100% मत है। ठीक है, यहाँ लिख दिया +1। अब देखो 100 बटे
कितने हो गए? 2 + 1, तो कितने चाहिए? 50 + 1, ठीक है। तो 50% + 1 ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूनतम कोटा। इतने तो आपको जीतने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखो, इस फॉर्मूले में कैपिटल एन क्या है? कुल मतों की संख्या। समझ में आ रहा है ना? कुल मतों की संख्या। स्मॉल एन क्या है? कुल पदों की संख्या, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है। एन, अब दोबारा समझा लो, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है? एन, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन +1 और क्या है? +1, ठीक है। कैपिटल एन क्या है? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने होते हैं? 100 ही होते हैं ना, इससे ऊपर थोड़ी होंगे 100% मत, ठीक है। उसके बाद में कुल पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है? यहाँ पे एक ही है, राष्ट्रपति पद एक ही है, ठीक है। और ये +1। अब देखो 100/2 + 1, तो कितने हो गए? 50 + 1, मतलब न्यूनतम 51 वोट तो आपको लाने पड़ेंगे जीतने के लिए। तो ये क्या लिखा? उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% + 1 मतों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब उस अनुपात में आपको जो है वोट प्राप्त करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब दूसरी जो शब्दावली थी उसमें क्या शब्द था? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है? ठीक है, जैसे वो चुनाव डालेंगे तो चुनाव उनको एक पर्ची दी जाएगी, ठीक है, ऐसे पर्ची दी गई। अब इस पर्ची में इधर जो उम्मीदवार हैं उनका नाम लिखा हुआ होगा, 1 2 3, ठीक है, ऐसे उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ होगा। और इधर जो है आपको वोट देते टाइम पे इनको वरीयता क्रम देना है, ठीक है। जैसे मान लो कि दो, ये ए बी सी और डी, 4 व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े हो गए, ठीक है। अब मैं जो है सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ किसको? मान लो कि सी को, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? वरीयता क्रम में यहाँ लिख दूंगा 1। फिर उसके बाद में मेरा फेवरेट है ए, तो यहाँ लिख दिया 2। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 4 और इसको लिख दिया 3। यह वरीयता क्रम, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है। मैंने क्या लिखा? सी, सी के आगे लिख दिया 1, मतलब सबसे पहले जो मेरा वोट जाएगा वो किसको जाएगा? सी को। उसके बाद मान लो सी हार गया, सी को जो है 50% +1, तो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। अब वो हार गया, हार गया तो उसको क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, ठीक है। अब दोबारा से मतगणना होगी, दूसरी वरीयता, भाई 2 नंबर पे किसको वरीयता दी गई है, तो उसके बाद में मेरा वोट किसको चला जाएगा? ए को। पहले मैंने किसको दिया था? सी को, फिर किसको चला जाएगा? ए को। मान लो दोबारा गणना हुई और उसमें क्या हुआ? ये ए नंबर वाला भी हार गया, उसको 50% +1 वोट जो है प्राप्त नहीं हुआ और ये भी बाहर हो गया, तो फिर किसको चला जाएगा मेरा वोट? डी को। 3 नंबर पे किसको वरीयता दी हुई है? डी को। तो इस प्रकार से जो एकल संक्रमणीय मत जो है मत प्रणाली में इस प्रकार से वोट डाले जाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और देख लेते हैं। देखो उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर, ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या 1 से अधिक होने पर, ठीक है, मतलब 1 से अधिक तो होगी, खूब सारे हैं मतलब, ठीक है। तो अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को वरीयता क्रम 1 2 3 4, ठीक है, अंकों में दिया जाता है, शब्दों में नहीं लिख सकते आप। 1 2 ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। इसमें क्या दिया जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। उसमें क्या होगा? अंग्रेजी और हिंदी में वो लिखा हुआ होगा, ठीक है, सांसदों के लिए। और जो एमएलए होते हैं उनके लिए उनकी राजभाषाएं जो होती हैं उनमें, ठीक है, लिखा हुआ होगा। तो यह हो गया। उसके अंदर प्रथम चरण में जो है वरीयता के मतों की गणना की जाती है, प्रथम चरण में की जाती है। अगर प्रथम चरण में किसी उम्मीदवार को 50% +1 मत प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय वरीयता क्रम की गणना की जाती है, ठीक है। अपने जो राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से एक वीवी गिरी हुए हैं, ठीक है। तो वीवी गिरी जो है वो पहले राष्ट्रपति हैं जो सेकंड जो वरीयता क्रम की जो गणना हुई थी उसमें जीते थे, ठीक है। तो अगर पहले गणना होगी प्रथम वरीयता की, अगर उसके अंतर्गत कोई नहीं जीता, किसी ने 50% +1 प्राप्त नहीं किए, ठीक है, तो सबसे कम जिसको वोट प्राप्त हुए उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इस समय सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया जब तक कोई जीत न जाए, जब तक जिसको सबसे ज़्यादा वोट नहीं मिल जाए उसको चलती रहेगी ये प्रक्रिया, बार 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 बार, ठीक है। नोट, विशेष बात क्या है कि वीवी गिरी देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1969 में द्वितीय वरीयता के लिए आधार पर चुनाव जीता था, ठीक है। तो ये इसको आप याद रखना। वीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो सेकंड वरीयता जो गणना हुई थी उसके अंतर्गत जीते थे, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे मतपत्र, ठीक है। मतपत्र जो वो वोट डालेंगे उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वरीयता जो है आपको रोमन या किसी भारतीय मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में अंकित करनी पड़ेगी, शब्दों में नहीं, किसमें, अंकों में, ठीक है। मतपत्र वैध होने के लिए पहली वरीयता लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप डायरेक्ट 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर नहीं लिख सकते। आप सबसे पहले एक लिखोगे और एक के बाद में लिखो तो लिखो, वो आपकी मर्जी है, नहीं लिखो तो वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक नहीं लिखा, ठीक है, तो वो जो वैलिड नहीं होगा। तो मतपत्र में वैध होने के लिए, वैलिड होने के लिए पहली वरीयता अंकित होना आवश्यक है। बाकी वरीयता वैकल्पिक है, आप लिखो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। मत देने के लिए चुनाव आयोग क्या करता है, विशेष पेन देता है। आप घर से पेन नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अगर आप घर से पेन लेकर के जाओगे तो जो है आपका चुनाव निरस्त, जो आपका जो वोट है, जो मत है, वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। तो आप अगर तो घर से पेन नहीं लेके जा सकते, अगर उससे वोट दोगे तो रद्द हो जाएगा। या फिर आपने किसी को दिखा दिया, बता दिया कि भाई मैंने इसको वोट दिया है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। किसी पेन से वरीयता अंकन मान्य होगा, दूसरे पेन से नहीं होगा, तो विशेष पेन दिया जाता है, ठीक है। संसद सदस्य हेतु मतपत्र, संसद के जो सदस्य होते हैं, मतलब सांसद होते हैं, उनके लिए जो मतपत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हरे रंग का होता है। उस पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ होता है। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनका जो मतपत्र होता है वो कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। और उसमें जो उस राज्य की राजभाषा है या फिर अंग्रेजी, जो भी उनको उचित लगे, उसमें वो जो है टाइप होते हैं, ठीक है। तो संसद सदस्यों के मतपत्र हरे रंग में होते हैं और विधानसभा के जो एमएलए हैं उनके किस में होते हैं, गुलाबी रंग में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तक समझ में आ गया, ये था मतपत्र, ठीक है। एक होता है नामांकन, किस तरीके से होता है, ठीक है। और एक जो नामांकन है वो किस प्रकार से कितने होता है, वो विशेष जो नोट हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों में, उसमें देख लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 56, ठीक है। कितना होता है कार्यकाल, तो कार्यकाल पद ग्रहण या शपथ ग्रहण की तिथि से कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। कहाँ लिखा हुआ, 56(2) में। तो ये आप ध्यान रखना, ये कथन में पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल भी पूछते हैं कि वह राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। तो फिर उपराष्ट्रपति उसके बाद में किसको देगा सूचना, इसकी लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये कथन आ सकता है और वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई उपराष्ट्रपति को देने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष को बताने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, मान लो उपराष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, तो त्यागपत्र किसे दिया जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। संविधान का अतिक्रमण करने पर या संविधान का उल्लंघन करने पर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है, समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। और राष्ट्रपति इनका प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार, ठीक है, या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा, ठीक है। स्वयं और अधीनस्थों की सहायता से करेगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, संविधान के प्रावधानों के अनुसार उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, ठीक है। और यही हमने क्या लिखा हो, अगर वो शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार नहीं करे, संविधान का उल्लंघन करे या अतिक्रमण करे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 61 का प्रयोग कहाँ पर, महाभियोग शब्द का प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ है, एक तो आर्टिकल 56 पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 56 में हुआ है, दूसरा आर्टिकल 61 में हुआ है। आर्टिकल 61 में महाभियोग लिखा हुआ है, तो
महाभियोग शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? आर्टिकल 56 में और आर्टिकल 61 में, दो अनुच्छेदों में हुआ है। ये प्रश्न भी आरपीएससी का जो है फेवरेट प्रश्न है। महाभियोग शब्द का प्रयोग कौन कौन से आर्टिकल में किया गया है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57 में क्या लिखा हो? पुनर्निर्वाचन। क्या राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचित हो सकता है? ठीक है, तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जब राष्ट्रपति अपने प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो लगातार 2 कार्यकाल तक जो है राष्ट्रपति रहे थे, पहले और एकमात्र राष्ट्रपति हैं वो, जो लगातार 2 कार्यकाल तक रहे हैं, सबसे लंबा कार्यकाल है उनका, ठीक है। तो वो जो है राष्ट्रपति के पद से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नेहरू जी जो है उन्होंने कहा कि भाई आप, क्योंकि उनकी बनती नहीं थी दोनों की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आपस में बनती नहीं थी, इस वजह से जो है काम करने में दिक्कत अड़चने हो रही थी। तो प्रधान जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने बोला मैं संशोधन कर दूंगा, संविधान में एक संशोधन लेकर के आऊँगा और जो है ये संशोधन ऐड कर दूंगा कि पुनर्निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का नहीं हो सकता, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो उन्होंने फिर अगली बार चुनाव ही नहीं लड़ा, ठीक है। 2 बार उन्होंने कार्यकाल रहा, उसके बाद में उन्होंने भाई संविधान में संशोधन करने की क्या आवश्यकता है, आगे आने वाले वो राष्ट्रपति जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो पुनर्निर्वाचन का जो पात्र होगा वह कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है भारत में, ठीक है, एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार क्या कर सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार 1952 और 1957 तक राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आप याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 3 तरह से प्रश्न बनते हैं। पहला तो बनता है कंसेप्ट से, दूसरा आर्टिकल से अनुच्छेद पूछ सकता है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उस टॉपिक के बारे में, फैक्ट जो होते हैं उनसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जो है उन्हीं फैक्ट के अंतर्गत आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं तो लगातार 2 बार क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। अब हम देखेंगे आर्टिकल 58, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता, ठीक है। तब तक आप देखो। हाँ, तो अनुच्छेद 58 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एक नागरिक में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 58 में क्या क्या लिखा हुआ देखिए। पहला लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि भारत का नागरिक जन्म से होना चाहिए, ठीक है। तो भारत का जो भी नागरिक है, भले ही कोई व्यक्ति है उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, ठीक है, तो वो क्या बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपका मन कर रहा है, मेरा राष्ट्रपति बनने का मन कर रहा है, तो मैं राष्ट्रपति के लिए क्या करता हूँ? नामांकन भर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, कम से कम क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु, और यहाँ 35 वर्ष, ठीक है। ठीक, आयु को छोड़ करके, तो यहाँ क्या है? आयु को छोड़ करके लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, तो 25 साल का है, वो भी तो योग्य है लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए। लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है? 35 वर्ष, ठीक है। लेकिन जब हम लोकसभा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए बहुत सारी योग्यताओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोकसभा पढ़ेंगे, ठीक है। केवल आयु की बात यहाँ पे नहीं है। तो और दूसरा है संघ या राज्य सरकारों या स्थानीय अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। क्या क्या योग्यता है? कोई संघ है, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी मतलब प्राधिकरण है, कोई नौकरी है, ठीक है, सरकारी, जहाँ से उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, वेतन भत्ते हैं, ठीक है। या फिर राज्य सरकार है, उसके अधीन कोई प्राधिकरण है, स्थानीय सरकार है, ठीक है, कोई स्थानीय, ठीक है, स्थानीय प्राधिकरण है, उसके अंतर्गत जो है उसको लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वहाँ पे उसने जो है ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, तो लाभ का पद उसके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 58 में जैसे मान लो कि सरकारी टीचर है, कोई मान टीचर है, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है,
तो उसको सबसे पहले अपने जो पद है उससे क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, चुनाव लड़ सकता है। वो डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि वो कहाँ पर है, लाभ के पद पर है, ठीक है। ऐसे कोई पटवारी है, वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के बाद वो क्या करेगा, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अब अनुच्छेद 58 के अंतर्गत ही जो है कुछ स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि कुछ जो पद हैं वो क्या नहीं होंगे, राष्ट्रपति जो लाभ के पद में नहीं गिने जाएंगे। जैसे जैसे कोई पहले से राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति इस्तीफा देगा तो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो हमेशा होगा, ये सीट खाली नहीं रह सकती। लेकिन मान लो वर्तमान राष्ट्रपति है, वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए, तो उसको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्टीकरण 58 में लिखा हुआ है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो है इस्तीफा देने की उसको आवश्यकता नहीं है। वो क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा तो राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं होता वापस उपराष्ट्रपति के पद पर आ जाएगा। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है। मान लो आपने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और देने के बाद आपने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया और उधर भी हार गए और इधर तो इस्तीफा दे दिया था तो उधर से भी गए और इधर से भी गए, ठीक है। तो वो जो पद हैं वो लाभ के पद हैं, लेकिन कुछ पद जो हैं वो लाभ के पद नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है वो देखो। एक तो राष्ट्रपति खुद का पद है, तो राष्ट्रपति चुनाव, वर्तमान राष्ट्रपति है वो चुनाव लड़ सकता है, उसको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कौन है, उपराष्ट्रपति। तीसरा कौन है, राज्यपाल। तो राज्यपाल भी जो है बिना इस्तीफा दिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद में संघ सरकार। संघ सरकार एवं राज्य सरकार में कोई मंत्री को भी ये छूट दी गई, जो मंत्री का जो पद है वो लाभ का पद नहीं होता है। मंत्री जो है बिना इस्तीफा दिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। नहीं तो पता चला राष्ट्रपति का चुनाव भी हार गए, उधर से मंत्री का पद भी चला गया, ठीक है। तो इस वजह से ये जो चार चीज़ें हैं, चार जो पद हैं, ये क्या है, लाभ के पद में सम्मिलित नहीं होते, ठीक है। तो ये प्रश्न भी जो है आरपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है कि राष्ट्र जो लाभ के पद हैं उसमें कौन कौन से पद शामिल नहीं है। तो कौन कौन से पद शामिल नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ सरकार के मंत्री, राज्य सरकार और संघ सरकार के मंत्री, ठीक है। अब इसमें कोई विशेष बात देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कानून जो है वो संसद बना सकती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कानून कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। तो संसद बना सकती है, तो संसद ने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया, संसद ने क्या कहा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997, इसके तहत एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया कि पहले जो प्रस्तावक थी उनकी संख्या कम थी, ठीक है, तो हर कोई नामांकन भर देता था राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जो अनावश्यक जो ऐसे हवा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन का, राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए नामांकन भरते हैं, उनको कम करने, उनको हतोत्साहित करने के लिए संसद ने क्या प्रावधान किया, संसदीय विधि या अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव लड़ना चाहता है, जो नागरिक, जो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो जो भारत का नागरिक है उस व्यक्ति को कम से कम 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों की या समर्थकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। आप डायरेक्ट नामांकन नहीं कर सकते। देखो इसमें ऐसे होता है कि जैसे एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया तो मैं हूँ और मैं जो क्या करता हूँ, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ना चाहता हूँ। फिर ये क्या करेगा, इधर लिखेगा 50 प्रस्तावकों के साइन करवाएगा, इधर 50 अनुमोदकों की, ये अलग अलग होने चाहिए। एक व्यक्ति प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति ने इन्होंने 50 ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो इन्होंने खड़े होकर बोला कि हाँ हम इसका क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं या समर्थन करते हैं, तो इनके साइन, और ये साइन ये ले जाके किसको देगा, निर्वाचन आयोग को देगा। निर्वाचन आयोग चेक करेगा कि भाई ये सही है या गलत है, या फिर दोनों में इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति जो अनुमोदक और जो प्रस्तावक है तो दोनों सेम तो नहीं है, तो ये जान ये कौन चेक करेगा, निर्वाचन आयोग। तो इन सबको हतोत्साहित करने के लिए जो फालतू में भर देते थे उनके लिए क्या किया इन्होंने, 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऐसा प्रावधान किसने कर दिया, संसद ने कर दिया। उसके बाद देखिए ये अनुमोदक और प्रस्तावक अलग अलग होंगे, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये सदस्य जो प्रस्तावक और जो अनुमोदक है वो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जो हमने देखा था कि सभी निर्वाचित सदस्य
निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है और कौन कौन नहीं है, वो हमने अभी देखा था ना आर्टिकल 54 में। तो उसमें जो शामिल है, जो एमएलए जो सांसद शामिल है, वही प्रस्तावक और निर्वाचक बन जो अनुमोदक जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल के होने चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार को, वो तो हो गई 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की बात। अब इन्होंने एक शर्त और लगाई कि जो है 15,000 की जमानत राशि भी जमा करवाई जाएगी। कहाँ पर? आरबीआई में। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमा करवाए जाएंगे। अगर ऐसे जमानत जब्त कब होगी? तो यदि कोई उम्मीदवार सफल उम्मीदवार के लिए कितने वोट आवश्यक है? 50% प्लस 1 वोट आवश्यक है। ठीक है, 50% ये न्यूनतम कोटा है। ठीक है, ये इतना वोट आवश्यक है। अब अगर किसी व्यक्ति को इनका 1/6 प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, अगर किसी उम्मीदवार को इन वोटों का 1/6 मतलब वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता है, न्यूनतम वैध मतों का, तो उसकी राशि जो है जमानत जो है जब्त हो जाएगी। ठीक है, उसके जब 15,000 रुपये जब्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इतना। अब आगे देखिए अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या लिखा हुआ? राष्ट्रपति पद की शर्तें। हमने राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल है वो देख लिया, 55 में निर्वाचक पद्धति देख ली, ठीक है, 56 में कार्यकाल देख लिया, 57 में पुनर्निर्वाचन देख लिया, 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं भी देख ली। अब हम क्या देखेंगे? आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें देखेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है? तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त तो ये है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी संसद के, ठीक है, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, या फिर किसी विधानमंडल का सदस्य, एमएलए भी नहीं होना चाहिए, एमपी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर वो है, वो एमपी या एमएलए में से कोई एक है, तो उसको क्या होगा? जैसे वो शपथ ग्रहण करेगा या पद ग्रहण करेगा, उसकी सदस्यता जो है रिक्त मान ली जाएगी। वहाँ से जो है विधानसभा से या लोकसभा से उसको क्या मान लिया जाएगा? सदस्यता जो है उसकी रिक्त मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमने देख लिया, संसदीय किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब एमपी और एमएलए जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि कोई नागरिक दोनों में से है, अगर कोई एमपी है या एमएलए है, तो वो पद ग्रहण या शपथ ग्रहण के समय उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मान लो कि वो कार्यकाल के दौरान लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, अगर वो ग्रहण कर लेता है तो उसका जो है सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त तो क्या, एमपी और एमएलए नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो कार्यकाल के दौरान लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। तीसरी क्या है? राष्ट्रपति को निःशुल्क आधिकारिक आवास, मतलब राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा उसको रहने के लिए। राष्ट्रपति को रहने के लिए क्या मिलेगा? एक आवास मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति को दूसरी अनुसूची, ठीक है, या संसदीय विधि से उपलब्धियां, वेतन भत्ते जो है या विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो पहली जो प्रथम अनुसूची उसमें क्या लिखा हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, भारत के संघ और जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है भारत के कुछ विशेष पदाधिकारियों के जो है वेतन और भत्ते लिखे हुए हैं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? तीसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तीसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? ओथ, शपथ। ठीक है, उसके बाद चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इस तरीके आपको जो है ये जो दूसरी अनुसूची है इसमें विशेष पदाधिकारियों के क्या है? वेतन और भत्ते जो है दूसरी अनुसूची के अनुसार या फिर संसद विधि बना करके क्या कर सकते हैं? इनको वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो ये अब अनुसूची देखो, इसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। एक तो भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक है, इन तीनों का कंबाइन में एक मैं जो है कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आपके जो बीच बीच में जो ये शब्दों का यूज हो रहा है, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हो तो उनको पढ़ना जरूरी है, बेसिक चीज़ें होती हैं ताकि आपको जो है टॉपिक
समझ में आई, ठीक है। लेकिन जो है इसका अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे पक्का याद करके कमेंट में याद करो, कमेंट करके मुझे याद दिलाओगे कि सर जो है ये वीडियो आपको लेकर के आना था, ठीक है। तो ये वीडियो मैं लास्ट में लेकर के आऊँगा, ठीक है, जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में भारत के संविधान के जो भाग हैं, अनुसूचियाँ हैं और स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। तो वो मुझे आप याद दिला देना। तो क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को दूसरी अनुसूची या संसदीय विधि के द्वारा वेतन भत्ते विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम 1951 के अनुसार इसमें संशोधन हुआ 2018 में, ठीक है। पहले इसकी जो है जो पेमेंट था वो कम था, और कुछ जो पदाधिकारी थे उनका वेतन राष्ट्रपति से ज़्यादा था। तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, उसका वेतन तो कम है और उनका वेतन क्या है, ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है इसमें संशोधन किया गया 2018 में, और ये बोला गया कि राष्ट्रपति को जो है हम 5 लाख रुपए प्रति माह देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या शर्त लिखी हुई है कि राष्ट्रपति को जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से, मैंने आपको समझाया था जब आप आयोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत की संचित निधि पर अगर किसी का वेतन भारित है तो उसमें जो कटौती नहीं की जा सकती, ठीक है। उसमें जब बजट पेश होता है तो संचित निधि पर भारित जो वेतन है उनमें उसके लिए बहस हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता, ठीक है। जब हम लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे, तो जब हम वो बजट पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो संचित निधि पर भारित है जो क्या होता है, आयकर मुक्त होता है, ठीक है। योगी उसके बाद में उसकी उपलब्धियां वह भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। मतलब एक बार राष्ट्रपति ने पद ग्रहण कर ली, ठीक है, पद ग्रहण कर लिया उसने, तो जो कार्यकाल है 5 वर्ष का है, पदावधि है, उसके दौरान जो वेतन है उसमें अलाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते। एक बार आपने बता दिया 5 लाख रुपए देंगे तो 5 लाख ही देने पड़ेंगे, आप 4 नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप वृद्धि कर सकते हो, उसमें 6 लाख दे सकते हो, 7 लाख दे सकते हो, मतलब वेतन बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है। शर्तें क्या क्या है, एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको एक आवास प्राप्त होगा, ठीक है, राष्ट्रपति भवन जिसको हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की शपथ। तो शपथ कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 6, आर्टिकल 60 में, 60 में क्या लिखा हुआ है, शपथ लिखी हुई, ठीक है। शपथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओथ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, यहाँ 6 लिखोगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ, राष्ट्रपति की शपथ लिखी हुई है आर्टिकल 60 में। उसके बाद देखिए जो शपथ है वो कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, किसको, राष्ट्रपति को। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कौन दिलाएगा, तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो कौन दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो शपथ किस तरीके से लेता है, ठीक है, शपथ में क्या बोलता है, शपथ लेने के दौरान जो है वो क्या शपथ लेता है। तो सबसे पहले वो बोलता है मैं, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति है वो अपना नाम बोलेगा कि मैं राष्ट्रपति, ठीक है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ठीक है, आप भी शपथ लो साथ साथ में, अपना अपना नाम बोलोगी मैं, ठीक है, जो भी आपका नाम है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इस नास्तिक को, ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। या तो बोलोगे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या बोलोगे सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूँगा, संविधान और विधि का क्या करूँगा, परिरक्षण करूँगा, संरक्षण करूँगा, और क्या करूँगा, प्रतिरक्षण करूँगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है कि जो राष्ट्रपति जो है शपथ लेते समय पे किन किन 3 शब्दों का जो है शपथ लेता है। यह शपथ 3 शब्दों का प्रयोग करता है, तो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। क्या करेगा, संविधान का परिरक्षण करेगा, संरक्षण करेगा, और क्या करेगा, प्रतिरक्षण करेगा, ठीक है। ये आप याद रखना। फिर आगे क्या बोलेगा कि भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की शपथ। तो अगर आपने राष्ट्रपति की शपथ मेरे साथ साथ ग्रहण की है तो बधाई हो, आपने राष्ट्रपति जो है आप बन गए, ठीक है।
अब कुछ और तो बन नहीं रहे, राष्ट्रपति बन के देख लेते हैं, ठीक है, फीलिंग तो ले ही लेते हैं। तो अब देखिए आगे, अन्य किसी को, अगर कोई और व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है या राष्ट्रपति के कार्य करता है, तो उसको भी इसी तरीके से क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है, इसी प्रकार शपथ लेनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं आर्टिकल 161, ठीक है, शपथ दिला दी। शपथ दिलाने के बाद में हम क्या करेंगे, देखो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग किस तरीके से लाया जाएगा, ठीक है। तो इसका आधार क्या होगा, इसका आधार क्या होगा, संविधान का अतिक्रमण। तो जब हमने पढ़ा था शुरुआत में कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का क्या होगा, समझ सकते हैं, उसमें निहित होंगी, और वो क्या करेगा, या तो स्वयं या फिर क्या करेगा, अपने अधीनस्थों की सहायता से संविधान के प्रावधानों के अनुसार इसका क्या करेगा, पालन करेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ठीक है, संविधान का पालन नहीं करता है, तो उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया, उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुरुआत कहाँ से होगी। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आप किसी भी सदन में कर सकते हो। किसी भी सदन से क्या तात्पर्य है, लोकसभा से भी कर सकते हो, ठीक है, और राज्यसभा से भी कर सकते हो, ठीक है। तो लोकसभा से और राज्यसभा दोनों से शुरुआत की जा सकती है, किसी भी सदन से। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 मतलब जितने सदस्य हैं उनका 1/4 सदस्यों को आप इकट्ठा करोगे, ठीक है, उन सबके साइन करवाओगे कागज़ के ऊपर, ठीक है, कि हम जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो है ला रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर पहले आपके पास होने चाहिए। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, जो है किसी भी सदन में इसकी शुरुआत कर सकते हो। जब 1/4 सदस्यों के आपने क्या क्या हस्ताक्षर कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, राष्ट्रपति को 14 दिन का पूरा नोटिस दोगे। मतलब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ये नोटिस दोगे कि हम आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं, जो है महाभियोग ला रहे हैं, ठीक है। 14 दिन के बाद सदन में चर्चा कर सकता है, उससे पहले सदन में चर्चा नहीं की जाएगी। पहले राष्ट्रपति को जो है नोटिस दिया जाएगा 14 दिन पहले, ठीक है। तो शुरुआत किसी भी सदन में कर सकते हैं, 1/4 सदस्य के पहले हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद 14 दिन के लिए राष्ट्रपति को पूरा नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद में जो पहला सदन है, ठीक है, वो क्या करेगा, आरोप लगाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आरोप लगाता है। उसके बाद में सदन के कुल सदस्य के 2/3 सदस्यों के बहुमत से क्या करता है, वो प्रस्ताव को पारित करके दूसरे सदन में भेज देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहला जो सदन होता है, भले ही लोकसभा में अगर प्रस्तुत किया गया है तो लोकसभा पहला सदन हो गया, अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है तो राज्यसभा क्या हो गया, पहला सदन हो गया। तो पहला सदन क्या करता है, केवल आरोप लगाता है कि हाँ महाभियोग, ये राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, इसलिए हम इसके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। और उसके बाद वो क्या करता है, 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो है प्रस्ताव को क्या कर देता है, पारित कर देता है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या होता है, दूसरे सदन में आरोपों की जांच, ये ऐसे चरण है, दूसरे सदन में क्या होता है, आरोपों की जांच करवाता है, ठीक है। इस समय देखो, पहले ने आरोप लगाया, दूसरा क्या करवा रहा है, जांच करवा रहा है। इसलिए राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया वो क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, अधिन्यायिक है, ठीक है, जांच करवाता है। उसके बाद इस समय राष्ट्रपति स्वयं या तो वो खुद अब उपस्थित हो जाए उस जांच के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है, या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखता है। कौन रखता है, राष्ट्रपति। तो या तो वो स्वयं उपस्थित हो जाए या फिर प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष जो है रख सकता है जांच के दौरान, कि भाई मैंने जो है ऐसा काम नहीं किया, ठीक है, वो अपना सफाई दे सकता है। उसके बाद अगला चरण क्या होता है, अगला चरण देखिए, यदि आरोप सही है, जांच हुई, जांच में आरोप सही पाया गया, तो दूसरा सदन क्या करेगा, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या करेगा, प्रस्ताव को पारित कर देगा, ठीक है। पहले सदन ने आरोप लगाया, 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित किया, दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन ने क्या किया, आरोपों की जांच करवाई, जांच सही निकली तो उसने क्या किया, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया। और पारित करने के बाद इसके बाद जो है राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से हट जाता है,
ठीक है। लास्ट में जैसे वो पारित करेंगे राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से हट जाएगा। तो ये क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद 61 में लिखी हुई है। महाभियोग शब्द जो है सबसे केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है, और महाभियोग शब्द का प्रयोग आर्टिकल 56 में और आर्टिकल 61 दो अनुच्छेदों में किया गया है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है, लेकिन उसके लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर पहले होना आवश्यक है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देंगे। 14 दिन के बाद सदन में चर्चा होगी। उसके बाद में क्या करेंगे, पहला सदन आरोप लगाएगा, आरोप लगाने के बाद में वो क्या करेगा, दूसरे सदन में भेजेगा, आरोप लगाएगा, आरोप लगा के 2/3 सदस्य कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत से क्या करेगा, पारित करेगा। पारित करने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन क्या करेगा, आरोपों की जांच करवाएगा। ठीक है, इस दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। उसके बाद में जो है दूसरा सदन अगर आरोप सही पाता है तो वो क्या करेगा, 2/3 सदस्य कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या करेगा, पारित कर देगा। और जैसे वो पारित करेगा राष्ट्रपति स्वयं हट जाएगा। तो ये क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया। तो हमने क्या देखी है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है महाभियोग के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ये हमने समझा दिया था कि पहला आरोप लगाता है, दूसरा जांच करवाता है। ठीक है, उसके बाद में महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। जब हमने पढ़ा था निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 में जब हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ा था, तब हमने देखा था कि निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग ले रहे हैं। लेकिन महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एमएलए जो होते हैं, ठीक है, और दूसरा दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य हैं उन्होंने निर्वाचन में भाग लिया था। ठीक है, लेकिन अभी अभी हमने देखा महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, उसमें कहीं भी इनका नाम नहीं है। ठीक है, दोनों सदनों की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतलब एमएलए और पुडुचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यह आप ध्यान रखना, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जबकि इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लिया था। तो ये बात जो है आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, ये एग्जाम, ये भी क्या है, आरपीएससी का फेवरेट पर्सन। ठीक है, भारत में अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। जो महाभियोग की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है, मतलब जो भारतीय संविधान है वो क्या है, उसको एक उधार का थैला भी बोलते हैं कि अलग अलग देशों से क्या किया है, प्रावधान ले लिए हैं और एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो स्रोत जो मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक अलग से कि कौन कौन से प्रावधान कौन कौन से देश से लिए गए हैं, ठीक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। भारत के अंदर किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग जो है नहीं चलाया गया है। संविधान में महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अन्यों के लिए नहीं। और आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61 में, ये तो आपको याद हो ही गया। ठीक है, अब इतनी बार आने के बाद तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर फिर भी याद नहीं हो तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 62 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। जब हमने सबसे पहले देखा था आर्टिकल 53, ठीक है, आर्टिकल 53, उससे पहले देखा था आर्टिकल 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो भारत का एक राष्ट्रपति हमेशा होगा, ये हमने पढ़ा था। तो उसी में आर्टिकल 62 में मैंने ये कहा था सीट कभी भी खाली नहीं रह सकती। तो इन्होंने यही बोला कि पहले का कार्यकाल पूरा हो उससे पहले जो है दूसरे राष्ट्रपति का, अगले राष्ट्रपति का जो चुनाव कर लिया जाना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 62 में। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है तो वर्तमान राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, रिक्त होने का मतलब है कि या तो मृत्यु हो जाए पद के दौरान, या फिर
त्यागपत्र दे दे या फिर महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, तो क्या करेंगे, हम कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के भीतर तो अवश्य हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर पद रिक्त होता है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 62 तक हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 100 जो 69 है, 769 है, वहाँ तक हम उपराष्ट्रपति का जो वर्णन किया गया है वो हम अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 62 तक हमने देख लिया। ठीक है, अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव आयोग करता है। ठीक है, यह हमने जब चुनाव आयोग पढ़ा था तब भी पढ़ा था। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव आयोग करता है। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पहले 60वें दिन, मतलब 2 महीने पहले, ठीक है, या उसके बाद जारी की जाएगी। वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ठीक है, 2 महीने बचे हैं, मतलब 60 दिन बचे हैं, या तो 60वें दिन, ठीक है, या फिर उसके बाद में क्या क्या है, जारी की जाएगी। क्या की जाएगी, राष्ट्रपति ये अधिसूचना चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, निर्वाचन आयोग। और लोकसभा और राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब राज्यों में विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल। याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव आयोग। ठीक है, और लोकसभा व राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव की जो अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था 16वें राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था, उसके अंतर्गत राज्यसभा के जो है चुनाव अधिकारी किसको बनाया गया था, पीसी मोदी को। जो महासचिव होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो क्या चक्रीय क्रम में बारी बारी से बनते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। अगली बार कौन बनेगा, लोकसभा का। ठीक है, बारी बारी से चक्रीय क्रम में बनते। राष्ट्रपति चुनाव में विप जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, जो विप क्या होती है, देखो, राजनीतिक जो दल होते हैं, ठीक है, इसमें एमएलए होते हैं या सांसद होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सत्ता लोलुपता के चक्कर में, ठीक है, वो अवसरवादिता ज़्यादा होती है राजनीति में। ठीक है, गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें और भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इन एमएलए और सांसदों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक पार्टी, ठीक है, राजनीतिक दल जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, वो क्या करती हैं, एक विप का नियुक्त करती हैं। वो क्या करता है, इन पे ध्यान रखता है। वो सभी जो एमएलएज हैं या फिर सांसद हैं, उस पार्टी के जो सदस्य हैं, उनको विप का पालन करना पड़ता है। अगर वो विप का पालन नहीं करते हैं तो दल बदल कानून के तहत उनको जो है दोषी ठहरा जाता है, उनकी सदस्यता जो है रद्द हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है, तो गुप्त मतदान के दौरान जो है विप जारी नहीं की जा सकती। वो अब गुप्त मतदान तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किसको वोट किया है। ठीक है, तो विप जारी करने का मतलब क्या, वो अपनी मर्जी से वोट करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक बार बोलते हैं कि अपना कैंडिडेट ये है, इसको जो है आपको वोट देना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विप जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 4(3) के तहत चुनाव की अधिसूचना वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60वें दिन या उसके बाद जारी की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 आया था। ठीक है, उसकी धारा 4(3) के तहत इन्होंने बोला कि वह राष्ट्र चुनाव है की अधिसूचना है, राष्ट्रपति चुनाव की जो अधिसूचना है वो राष्ट्रपति जो पहला वर्तमान राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, लेकिन 2 महीने बचे हैं, 60 दिन ही बचे हैं, तो 60वें दिन अधिसूचना जारी कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब हम चुनाव पढ़ रहे थे तो हम बात कर रहे थे किसकी,
हमने बात की थी मतदान की, ठीक है, तो ये तो हमने वहाँ पे देख लिया था। हम बात करेंगे नामांकन की, ठीक है, हम बात करेंगे मतपत्र की, ठीक है, ताकि वो उस समय इसलिए नहीं देखा कि भाई जो आपका एक रिदम होता है चीज़ों को समझने का, ठीक है, वो छूट नहीं जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं मतदान। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से गुप्त मतदान होता है, ठीक है, इसलिए व्हिप जारी नहीं की जा सकती। उसके बाद निर्वाचक को मतपत्र उम्मीदवार के नाम के आगे भारतीय अंकों में, ये हमने देख लिया था, भारतीय अंक या रोमन अंक, ठीक है, अंकों में लिखना पड़ता है, आप शब्दों में नहीं लिख सकते। अंतर्राष्ट्रीय रूप से रोमन रूप किसी भारतीय भाषा में वरीयता अंकित करनी होती है अंकों में, ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब आगे देखते हैं, मतपत्र वैध होने के लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेष पेन दिया जाता है, ये हमने देख लिया था। पहली वरीयता अंकित होना अनिवार्य है, बाकी वैकल्पिक है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के अनुसार चुनाव के लिए मतदान संसद भवन या राज्य विधानसभाओं के में किया जाएगा, ये हमने देख लिया था कि वह चुनाव जो है मत जो है कहीं भी दिए जा सकते हैं, या तो दिल्ली में या फिर विधानसभा में, ठीक है। विशेष परिस्थिति में मतदान के 10 दिन पूर्व अगर आप जो है दिल्ली में या राज्य में नहीं कर पा रहे हो तो मतदान से 10 दिन पहले निर्वाचन आयोग को अग्रिम आवेदन दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग को आप फॉर्म भर के दे सकते हो कि भाई हमारा दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, जो निर्वाचन आयोग की स्वीकृति से संबंधित सांसद या विधायक किसी अन्य स्थान पर भी क्या कर सकता है, मत दे सकता है, लेकिन प्रॉक्सी द्वारा मत नहीं डाल सकते। प्रॉक्सी मतलब जैसे मेरा वोट है आपके द्वारा नहीं डाल सकते, जैसे मैं आपको मेरी आईडी दे दूं कि आप जो है मेरा भी वोट डाल देना, जैसे कि अपने सरपंचों के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में होता ही है, गांव में जो है वोट को भी डाल के आ जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति है वो तो विदेश में है और उसका जो आईडी कार्ड, जो वोटर आईडी कार्ड लेकर के उसका भाई या कोई भी है तो वो डाल देता है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी जो है नहीं डाल सकते, ठीक है। नोटा का प्रावधान भी नहीं है, नोटा का ऑप्शन नहीं है। नोटा होता है कि नन ऑफ द वो, हम किसी को भी जो है वोट नहीं दे रहे। निवारक निरोध के अधीन अगर कोई मतदाता है तो वह डाकपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल, अगर किसी को नज़रबंद किया हुआ है, ठीक है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 370 को जब हटा रहे थे तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, वो जो नेता थे उसको क्या नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है। तो नज़रबंद अगर किया गया, निवारक निरोध है, आपके बैन लगा दिया गया आपके बाहर निकलने के लिए, तो आप जो है डाकपत्र के द्वारा मत दे सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे नामांकन की। नामांकन के तो नामांकन उम्मीदवार द्वारा स्वयं या किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, लेकिन अगर सार्वजनिक अवकाश का है तो उस दिन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद नामांकन कौन कर सकता है, तो उम्मीदवार खुद कर सकता है या उसका प्रस्तावक या अनुमोदक कर सकता है, लेकिन अगर उस दिन छुट्टी है, अवकाश है, तो उस दिन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एक मतदाता जो है केवल एक ही पात्र उम्मीदवार का प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकता है, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद में एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन कर सकता है, क्या कर सकता है, नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है 4 अधिकतम, ठीक है। एक उम्मीदवार मतदान के लिए प्रत्येक स्थान, मतदान के प्रत्येक स्थान और मतगणना के लिए एक प्रतिनिधि को अनधिकृत कर सकता है। मान लो कि आप राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो गए, ठीक है, और जो है वोट डले, राज्य में भी डले एमएलएज के, दिल्ली में भी डले, ठीक है, दिल्ली में भी वोटिंग हुई है, राज्य में भी वोटिंग हुई है। अब आप तो एक व्यक्ति, आप दोनों जगह नहीं हो सकते, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को वहाँ पर नियुक्त कर दोगे मतगणना के दौरान कि भाई वहाँ पर वोटिंग हो रही है, वोटिंग की गणना हो रही है, तो कुछ गड़बड़ नहीं हो, ठीक है, इसलिए बिठाते हैं ना किसी उम्मीदवार के प्रतिनिधि को कि आपके सामने जो मतगणना हो रही है, ठीक है, तो वह किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि अधिसूचना जारी होने के 14वें दिन, ठीक है, तक होती है। अगर उस दिन अवकाश है तो अगले दिन तक किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र वैध हो और नामांकन दाखिल करने, ठीक है। तो नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि कहाँ से कहाँ तक होती है, जब आपने अधिसूचना जारी करी है उस दिन से लेकर के 14वें दिन तक होती है, ठीक है। अगर उस दिन अवकाश है तो अगले दिन तक रहेगी, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है, किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र वैध है, ठीक है, उसने नामांकन पत्र भर भी दिया निश्चित टाइम में, ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद में, उसी उम्मीदवार था, उसका नामांकन पत्र उसने भर दिया, वो वैध भी है, वैलिड है, उसने सब जांच कर ली निर्वाचन आयोग ने, और उसके बाद में एक निश्चित समय पे उसने दे भी दिया है,
लेकिन और उसकी मृत्यु हो गई, अगर ऐसा हो जाता है तो निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है वो नए सिरे से मतलब जीरो से दोबारा प्रारंभ होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कौन होगा कार्यवाहक? उपराष्ट्रपति। अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कौन बनेगा? सीजीआई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बनेगा? राष्ट्रपति के पद के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करेगा। ठीक है, अगर मान लो सीजीआई का पद भी रिक्त है फिर कौन बनेगा? तो बनेगा वरिष्ठ न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश है वो क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। और अगर ये भी नहीं है तो फिर क्रम से चलता रहेगा, वरिष्ठ, फिर उससे कम 34 न्यायाधीश हैं तो वैसे बनेंगे। और मान लो सभी 34 न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, सीजीआई सभी एक जहाज में जा रहे थे कहीं पे घूमने के लिए, और जहाज जो है, ठीक है, तो अब कौन बनेगा? फिर कौन बनेगा? महान्यायवादी। ठीक है, तो अब एम हिदायतुल्लाह, जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तभी हमने ये पढ़ा था कि एम हिदायतुल्लाह जो है भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। ठीक है, कब से कब तक? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ठीक है, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो प्रश्न आएगा, जब कथन वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि वह राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। अब चुनौती दी जा सकती है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देगा कौन? चुनौती कौन देगा? ठीक है, तो या तो उम्मीदवार के द्वारा, उम्मीदवार स्वयं चुनौती दे कि भाई मेरे साथ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, जो है इसमें चीटिंग हुई है या घपला हुआ है, ठीक है, वो चुनौती खुद जाके चुनौती दे। या फिर 20 या इससे अधिक निर्वाचकों द्वारा, जो निर्वाचक मंडल होता है उसके अंतर्गत जो सदस्य हैं उसके अंदर कम से कम 20 सदस्य मिले, इकट्ठा हो जाएं कि भाई इसमें गड़बड़ हुआ है, और वो जाके क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, अब कब तक दे सकते हैं? तो निर्वाचन की घोषणा प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर भीतर जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 71 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई कहाँ होगी? केवल उच्चतम न्यायालय में होगी। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो सुनवाई है वो केवल कहाँ पर होगी? कहाँ पर होगी? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को घोषित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब निरस्त कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा इससे पहले किए गए शुभ कार्य विधि मान्य होंगे। ठीक है, मान लो कि आप राष्ट्रपति बने, ठीक है, राष्ट्रपति बन गए और आपने जो है राष्ट्रपति बनते हैं आपने धड़ाधड़ काम करना स्टार्ट कर दिया, कि आपके पहले से पूरी प्लानिंग थी कि जैसे मैं राष्ट्रपति बनूंगा मैं ये सारे काम करूंगा। ठीक है, अब आप राष्ट्रपति बने, आप अपने काम में ध्यान दे रहे हो, पूरे 6-7 महीने तक बिल्कुल काम कर रहे हो, और उधर सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव को निरस्त कर दिया, तो अब आप राष्ट्रपति नहीं रहे, लेकिन 6 महीने के दौरान जो आपके द्वारा काम किए गए हैं वो सारे वैलिड होंगे, उनको कोई बंद नहीं कर सकता, वो जो है विधि मान्य होंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है? संघीय कार्यपालिका 52 से 78 तक। अब हमने क्या देखा है? केवल राष्ट्रपति के बारे में जो आर्टिकल है, ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कितना होता है, शपथ कौन दिलाता है, पद की शर्तें कैसी होती हैं, ठीक है, योग्यताएं कौन सी होती हैं, उसको हटाया किस प्रकार से जाया जा सकता है, ये हमने देखा है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसमें उसकी न्यायिक शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, विवेकीय शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है,
तो अब अगली बार जो वीडियो आएगा, अगली बार हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और उसके बाद में देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अब आप जो है आप क्लास को ध्यान से देखिए, जो भी आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन है उसका माध्यम क्या है, केवल कमेंट बॉक्स है। ठीक है, तो आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट करके लिखिए कि सर अच्छी लग रही है, अगर आपको क्लास सही नहीं लग रही तो भी आप लिखिए कि सर क्लास सही नहीं लग रही है। ठीक है, आपके जो भाव है क्लास को देखने के बाद में जो है वो कमेंट के माध्यम से व्यक्त होने चाहिए, ताकि मुझे भी जो है ऐसा लगे कि हाँ जो है क्लास सही चल रही है, बच्चों को समझ में आ रही है। ठीक है, और मैं भी उस तरीके से, जैसे आप मोटिवेट होते हो हमें देख करके, वैसे हम भी आपको देख करके मोटिवेट होते हैं जब आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करते हो, अपनी बातें रखते हो। ठीक है, दूसरा जब आप लाइक करते हो, ठीक है, वीडियो को लाइक करते हो, तो हमें भी क्या है मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है कि नेक्स्ट क्लास जो है जल्दी से जल्दी लेकर के आएँ और सिलेबस को कंप्लीट कराएं, उसके बाद में MCQ बैच को स्टार्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद। ठीक है।